इसके बाद बिहार कांग्रेस मुख्यालय पर छापा मारा गया है। पूछताछ नेताओं से जारी है। ये शॉर्ट्स लाइव वहां से इस समय आ रहे हैं। इस समय छापा मारी चल रही है कांग्रेस के बिहार पटना मुख्यालय पर। इस समय की ये बड़ी खबर है। लाखों रुपए बरामद हुए थे एक गाड़ी से, जिसके बाद ये छापेमारी इनकम टैक्स ने करी है। ये इस समय की ताजा खबर है। इस पर ज्यादा अपडेट आएगा हम आपको देंगे। लेकिन आज मेरे साथ बात करने के लिए भूपेंद्र यादव जुड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और बिहार के प्रभारी भी हैं। भूपेंद्र यादव जी, आपका अभिनंदन है आर पार में। मेरा पहला सवाल पहला सवाल आपसे यही कि आप सकुशल हैं, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है और आप चुनाव की व्यवस्था देख रहे हैं। सकुशल हैं आप? जी, आपकी शुभकामनाओं से और भगवान की कृपा से सकुशल हूं। जी भूपेंद्र यादव जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन इसके बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक और केरल तक भी, बिहार में तो निश्चित तौर पर। क्या आपको लगता है कि आप वोट के बदले जो टीका देने की बात कर रहे हैं वो विपक्ष अपने गले नहीं उतार पा रहा और कह रहा है ये वोटों की सौदेबाजी है? मेरा मानना है कि ये विपक्ष की गलत सोच है। हम वोट के बदले टीका की बात कभी नहीं कर रहे। एक कल्याणकारी और संकल्पवान सरकार का ये कर्तव्य होता है और दल का ये कर्तव्य होता है कि जनता के सामने अपने प्रमुख लक्ष्यों को रेखांकित करें। और हमारा जो सबसे प्रमुख लक्ष्य हमने निर्धारित किया है कि इस समय जिस प्रकार से कोरोना की महामारी से पूरी विश्व और दुनिया पीड़ित है और बिहार में विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कोरोना के समय में लोगों की सहायता के लिए जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, प्रवासियों को उनके घर पहुंचाना और छठ तक जो राशन की व्यवस्था की गई थी वो, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने पूरे भारत में और बिहार में विशेषकर मेडिकल क्षेत्र में कोविड अस्पताल से बनाकर टेस्टिंग के काम को शुरू किया। अभी हम इस संकट से उभरे नहीं हैं। अब इस संकट के समय में हमने अपने संकल्प पत्र में ये वादा किया है कि जैसे ही भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान ICR के द्वारा कोरोना की वैक्सीन आएगी स्वीकृत होके, और हमारी सरकार बिहार में सभी को मुफ्त वो टीकाकरण करेगी। ये पूर्व में भी भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न बीमारियों के संबंध में इस प्रकार के कार्यक्रम किए गए हैं। स्वास्थ्य को पॉलिसी का विषय बनाना, हेल्थ को पॉलिसी का विषय बनाना और उसके प्रति संकल्पबद्धता दोहराना, ये तो किसी भी राजनीतिक दल का कर्तव्य है। हमारी संवेदना इस मुद्दे के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हमने विषय उठाया। अब विपक्ष अपनी बौखलाहट में कुछ कह रहा है, उनके हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तेजस्वी यादव का आज का बयान है, उन्होंने बोला कोरोना का टीका पूरे देश का है, भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है, ये तो हम भी कह रहे हैं, ये तो पूरे देश का है। लेकिन हमने इसको अपने संकल्प में व्यक्त किया है, तो देश का संकल्प अगर हमने अपने संकल्प पत्र में व्यक्त किया है तो तेजस्वी जी को इस पे किसी प्रकार की चिढ़, किसी प्रकार की घबराहट, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। वो क्यों नाहक परेशान हो रहे हैं? मेरा अगला सवाल यह है कि राहुल गांधी ने इस पूरी आपके संकल्प पत्र पर एक तंज कसा है। उन्होंने बोला कोविड की अगर अब आप देश को वैक्सीन चाहिए तो अपने अपने राज्यों में चुनाव का शेड्यूल देख लीजिए। ये राहुल गांधी का ट्वीट आया। इसी प्रकार का विषय, हाँ, ये इसी प्रकार का विषय है कि वो जिम्मेदारियों से हमेशा दूर भागे हैं। 10 साल केंद्र में सरकार ली, उन्होंने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। अभी भी तंज कसते हैं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जिम्मेदारी वाला पद वो उठाने को तैयार नहीं है। इससे बेहतर होता आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने उनके राज्य के लिए संकल्प व्यक्त किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पर है? राहुल गांधी जी को अपने शासित, जो उनकी पार्टी के द्वारा शासित राज्य हैं, वहां कोई सकारात्मक कदम के विषय में बताना चाहिए, न ही नाहक बयानबाजी और ट्विटर करके कोई भ्रम फैलाना चाहिए। उपेंद्र जी, अगर देखिए चुनाव का पता नहीं होता, नतीजे आएंगे 10 नवंबर को, सरकार आपकी भी बन सकती है और विपक्ष की भी बन सकती है। अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो फिर ये टीका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। नहीं, हम अपने विषय के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये हमारा राज्य सरकार में आने पर लोगों के साथ किया गया वादा है, तो ये वादा हम निभाएंगे।
और इसलिए हमने ये भी कहा है, ये तो सबको मिलेगा, ऐसा थोड़ी है कि हमारी सरकार आएगी तो कोई वोट देगा और नहीं देगा। हम कभी भेदभाव नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी के गवर्नेंस के मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारी नीतियाँ किसी भी वोट बैंक के लिए नहीं होती। ये कांग्रेस है जिनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का होता है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हमने जनधन खाते खोले, सबके लिए खोले। हमने बिहार में आज 100% बिजली का कंजम्पशन किया, सभी घरों तक पहुंचाई है, सड़क पहुंचाई है, सभी गांव तक पहुंचाई है। हमारे लिए सरकार सेवा का माध्यम है और एक बार अगर सरकार बनती है तो वो सबकी होती है, सबकी सहभागिता होती है। लोकतंत्र में विचार अलग हो सकते हैं, आप वोट अलग तरीके से दे सकते हैं, पर सरकार की जो जिम्मेदारी आप देते हैं वो सबके लिए देते हैं। और 15 साल में इसे हमने बिहार में करके दिखाया है, केंद्र में तो हम कर ही रहे हैं। मेरा अगला सवाल यह है कि आपकी तो कई राज्यों में सरकार है, तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं? हालांकि अखिलेश यादव ने भी सवाल पूछा उत्तर प्रदेश का, लेकिन मेरा सवाल है ये यूपी में क्यों नहीं, बाकी राज्यों में क्यों नहीं, हरियाणा में क्यों नहीं? वो विषय आगे आएगा। अभी मैं बिहार में हूँ, बिहार में चुनाव चल रहा है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को अपना संकल्प पत्र देना था। संकल्प पत्र में हमने कोरोना का विषय रखा, एक और महत्वपूर्ण विषय रखा है। वो भी महत्वपूर्ण विषय मुझे लगता है देश में आने वाले समय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पर चर्चा सारी कोरोना के टीके पे हो गई है कि हाँ, कोरोना के टीके पे हो गई, लेकिन आपको मैं एक और विषय, आपका इतना प्रतिष्ठित चैनल है और आप इतने प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो गरीब गांव के बच्चे हैं वो 10वीं 11वीं करते हैं हिंदी मीडियम में, और जब 12वीं में उनको टेक्निकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो अंग्रेजी के बोझ के कारण कई बार उन प्रतिभाओं को हम अवसर नहीं दे पाते हैं। इस बार बिहार में हमारे संकल्प पत्र में हमने कहा है कि हम हिंदी भाषा में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू करेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। हम देश के गरीबों के बच्चों को जो एक बुनियादी अवसर मिलना चाहिए उच्च शिक्षा का, तकनीकी शिक्षा का, वो उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराने का हमने संकल्प किया है। और आज दुनिया के सभी देशों में, रशिया में उनकी मेडिकल पढ़ाई उनकी भाषा में होती है, बाकी फ्रांस में उनकी पढ़ाई उनकी भाषा में होती है। तो अगर हम बिहार में वास्तव में गरीब बच्चों को इन उच्च शिक्षाओं में लाना चाहते हैं तो टेक्निकल और मेडिकल शिक्षा को भी हिंदी में प्रारंभ करना चाहिए और कुछ ऐसे विशेष कॉलेज बनने चाहिए। हमने उसको भी संकल्प पत्र में कहा है। भूपेंद्र यादव जी, मेरा अगला सवाल यह है कि लगातार तेजस्वी यादव जो कि महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट हैं, वो आपके सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं कि अब वो थक चुके हैं, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। मैं युवा हूं, मुझे मौका दीजिए, इसलिए बिहार की जनता की नीतीश कुमार सेवा नहीं कर पा रहे। तेजस्वी जी को सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जिनकी विरासत में उनको ये पार्टी मिली है। उन्होंने उनका फ़ोटो ही अपने पोस्टर से गायब कर दिया है। तो पहली नसीहत तो हमारी ये है कि अपने माता पिता की चिंता करो, उनके जिनके कारण से आप आज इस गद्दी पर है, कम से कम उनकी फ़ोटो तो अपने पोस्टर में लगाओ। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं कि उनकी बात अपने आप में गलत सिद्ध होती है। नीतीश कुमार जी सुबह 10 बजे अपना प्रचार शुरू करते हैं, शाम को देर तक अपना प्रचार करते हैं, सभाओं को संबोधित करते हैं। तो तेजस्वी जी की बात और फैक्चुअल स्थिति में कोई हमें किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं दिखता है। और तीसरी बात, सरकार चलाने के लिए परिपक्वता भी चाहिए। सरकार चलाने के लिए इतना भी चाहिए कि आप फाइलों का गंभीरता के साथ अध्ययन कर सको। सरकार समझदारी से चलनी चाहिए। सरकार चलाने के लिए जोश और होश दोनों चाहिए। नीतीश जी के पास 15 साल तक सरकार चलाने का और एक सक्षम सरकार चलाने का अनुभव है और बिहार के विकास का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसलिए आज तेजस्वी जी अपनी इस उम्र में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है ये कोई राजनीतिक भाषा नहीं है और ये अमर्यादित भाषा है। तेजस्वी यादव आप कह रहे हैं कि उनके पास अनुभव नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरे पास 10 लाख नौकरियां देने का पूरा रोड मैप तैयार है। क्या आपको लगता है रोजगार इस समय बड़ा विषय है बिहार के अंदर और तेजस्वी यादव उसको लेकर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को घेर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं घेर रहे हैं, ना कोई उनके पास रोड मैप है। अभी तक तो उनका रोड मैप आया नहीं है। वो रोड पे जरूर घूम रहे हैं अपने मैप को प्राप्त करने के लिए। मुझे कोई रोड मैप नहीं मिला है, वो रोड पे जरूर दिखते हैं। और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भाई 10 लाख सरकार नहीं, भाषण तो कुछ भी कह सकते हैं भाई। भाषण तो वो देखिए,
एक अपनी पार्टी के, उनकी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, लेकिन भाषण कहने के पीछे कोई तथ्य होना चाहिए ना। 10 लाख का कोई रोड मैप नहीं है, और 10 लाख नौकरी देंगे तो कोई बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्ती कराएंगे, कहाँ से कराएंगे। इसलिए जो उनकी 10 लाख की नौकरी का विषय है वो केवल उनका एक कथन है जो चुनाव के लिए कह रहे हैं, कोई रोड मैप नहीं है। और इसलिए मैं उनकी इस बात को ना कोई गंभीरता से लेता हूं, ना कोई बिहार में गंभीरता से ले रहा है। भूपेंद्र जी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2015 में भी बिहार का चुनाव हुआ था और आप काफी सक्रिय थे, और अब 5 साल बाद दोबारा चुनाव हो रहा है। इस समय परिस्थिति आपको क्या अलग दिख रही है कि इस बार आप लोग निकाल ले जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक नेचुरल अलायंस के रूप में 15 साल से काम करते रहे हैं जी। इनको समाज के सभी वर्गों का समर्थन है। एक बड़ा सामाजिक समीकरण हमारे पास है। 15 साल के में अगर आप बीच का 1.5 साल निकाल दें तो दोनों दलों के साथ करने का एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है, बिहार के विकास का रिकॉर्ड है। और हमने जो संकल्प व्यक्त किए हैं, बिहार में को जो विकास के जिस आयाम पे लाए हैं, उससे हम नई इबारत कैसे खड़ी हो सकती है, वो हमने संकल्प पत्र में भी लिखा है, और बिहार की जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। एलजेपी जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया इस चुनाव के अंदर, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके सुपुत्र चिराग पासवान अब एलजेपी की अगुवाई कर रहे हैं, और वो नारा दे रहे हैं कि नीतीश कुमार की खैर नहीं और मोदी से बैर नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया है। वो बिहार में अब एनडीए के पार्ट नहीं है। अब चूंकि वो हमारे एनडीए के पार्ट नहीं है, हमारे सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं, और इसलिए अब वो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कोई मुकाबले में भी है। वो कहते हैं कि जब उनका इंटरव्यू करा गया तो उन्होंने बोला मेरे दिल में नरेंद्र मोदी है, मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूं, लेकिन नीतीश को सीएम नहीं बनने दूंगा। क्या है और वो कहते क्या है, करते क्या है। देखिए, राघोपुर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सतीश यादव लड़ रहा है तेजस्वी यादव के मुकाबले में, तो वहाँ तो उन्होंने भाजपा के खिलाफ एलजेपी का उम्मीदवार दे दिया है और तेजस्वी यादव को जीत की शुभकामनाएं दे दी हैं। तो ये तो उनको क्लियर करना पड़ेगा ना, वो किसको शुभकामनाएं दे रहे हैं, किसके साथ हैं। उनके भी ऐसे ही बयान है जैसे तेजस्वी यादव के हैं। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि, और जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, महागठबंधन शराबबंदी को लेकर समीक्षा करेगा अगर उनकी सरकार आई, आपकी क्या टिप्पणी है इसको लेकर? देखिए, महागठबंधन तो पहले अपने आप में बिखर गया है। पहले आप महागठबंधन को समझ लीजिए, फिर उनका प्रश्न समझिए। महागठबंधन इस प्रकार से बिखरा है कि लोकसभा चुनाव तक जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और मुकेश सैनी जी उनके साथ थे जी। वो तो तीनों उनको छोड़ चुके। एक ने कहा इनके यहाँ इज्जत नहीं है, एक ने कहा पीठ में खंजर घोंपा, और तीसरे ने कहा कि इनसे ज़्यादा बेकार आदमी नहीं हो सकता है, तो उनके साथ ही उनसे चले गए। चौथा, कांग्रेस और आरजेडी के सहयोगी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में। वहाँ कांग्रेस के मंत्री भी हैं और आरजेडी के मंत्री भी हैं। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी उनको ये कहकर छोड़ दिया इनमें राजनीतिक शिष्टाचार नहीं है। तो महागठबंधन तो बिखर गया, कागज के टुकड़ों की तरह। महागठबंधन की आज कोई तस्वीर ही नहीं बची है। महागठबंधन में आज अगर कोई है तो मार्क्सवादी लेनिनिस्ट पार्टी है, जो अल्ट्रा माओइस्ट लोग हैं। तो कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ी अल्ट्रा माओइस्ट लोगों के साथ समझौता करने की? जो लोग बिहार में वर्ग संघर्ष करना चाहते हैं, जो लोग बिहार की ज़मीन को ख़राब करना चाहते हैं, ऐसी उग्र वामपंथी शक्तियों के साथ समझौता करके बिहार का कौन सा तस्वीर का रंग वो लोग बदलना चाहते हैं, पहले वो तो स्पष्ट करें, तब तो उनके महागठबंधन को माने। ये एक अपवित्र गठबंधन है, महागठबंधन तो बचा ही नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में उतरती है, और आप क्योंकि खुद कई सारी चुनाव के आप प्रभारी रहे, एक नंबर लेके उतरती है, तो इस बार आपका नंबर क्या है, गठबंधन का और बीजेपी इंडिविजुअल से? एनडीए गठबंधन का होगा, क्योंकि हम दोनों साथ हैं, इसलिए इंडिविजुअल नहीं हो सकता है। गठबंधन की 2/3 सीटें आएंगी। जी, लेकिन अभी इस समय एक बड़ी खबर आई है, चिराग पासवान ने एक रैली में ये बोला है कि अगर एलजेपी की सरकार बनी और उनकी सरकार में कुछ भी भागीदारी हुई तो नीतीश कुमार को वो जेल भिजवा देंगे।
ऐसी कोई स्थिति नहीं होने वाली है। 2/3 बहुमत से सरकार आएगी, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र यादव जी, स्पष्ट बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, प्लेजर।